बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज भी और हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम सार्क है। सार्क के बारे में बताएंगे कि सार्क क्या है, ये कब कायम हुई, इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, इसके मेंबर्स कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है और ये किस डेट को इस्टेब्लिश हुई। तो चलते हैं इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। SAAR से सार्क। सार्क का एब्रीवेशन है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। ये एक रीजनल कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस मेंबर्स कंट्रीज़ के लिए वेलफेयर के लिए काम करती हैं। तो इसके बैकग्राउंड पे बात करते हैं। बैकग्राउंड वर्ल्ड वार 2 के बाद जो था ना, जो कंट्रीज़ थी उनका आपस में कॉपरेशन नहीं था, तो उनको कुछ ऐसी यूनियन की, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी जिसके ज़रिए जो है ना वो आपस में मिलकर एक दूसरे के वेलफेयर के लिए काम कर सकें, ताकि अगर किसी कंट्रीज़ को कोई ज़रूरत पड़े हेल्प की तो ये कंट्रीज़, इसके जो मेंबर्स हैं, मिलकर उस कंट्री के वेलफेयर के लिए काम कर सकें। तो इसके नतीजे में AU जैसे कि अफ्रीकन यूनियंस आई, AL अरब लीग जो है वो बनी, EU अफ्रीकन यूनियन जिसको रिसेंटली UK ने जो है ना वो लेफ़्ट किया है, एशियन बनी, और सार्क। आज हम इस वीडियो में सिर्फ सार्क पर बात करेंगे, बाकी जो है ना वो एक एक पे अलग-अलग वीडियो बना दी जाएगी। तो सार्क पे बात करते हैं। तो आइडिया केम इनटू आफ्टर 3 कॉन्फ्रेंसेस। 3 कॉन्फ्रेंस के बाद ये जो है आइडिया पेश आया। तो कॉन्फ्रेंस कौन कौन सी थी? सबसे पहली कॉन्फ्रेंस हुई दिल्ली में 1947 में। उसके बाद जो है फिलिपाइन में जो है वो इसकी जो है वो कॉन्फ्रेंस हुआ था 1950 में। उसके बाद श्रीलंका में 1954 में इसकी कॉन्फ्रेंस हुई थी। थर्ड कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो बांग्लादेश का लेट प्रेसिडेंट ज़ियाउर रहमान, जो प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश है, लेट 1970 में उसने एक आइडिया पेश किया कि क्यों ना कुछ ऐसी कॉर्पोरेशन होनी चाहिए जिसमें अगर एक कंट्री को ज़रूरत पड़ती है तो सब जो है ना वो मुत्तहिदा होकर उसके वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो उसके नतीजे में जो है ना वो सब जो कंट्रीज़ हैं एशिया में, जो देखिए पहले साउथ एशियन एसोसिएशन, जो एशिया के साउथ में कुछ कंट्रीज़ हैं, उन्होंने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन कायम की, उसको सार्क बोलते हैं। अब जो है ना उस ज़ियाउर रहमान ने कहा तो क्यों ना हम एशिया में कुछ साउदर्न कंट्री आपस में मिलकर एक कॉर्पोरेशन बना लें जिससे हम जो है ना कंट्रीज़ की एक दूसरे के वेलफेयर के लिए काम कर सकें। तो उसके नतीजे में इसने आइडिया पेश किया, इसके नतीजे में 8 दिसंबर 1985 को ढाका में इसका जो है ना वो इस्टेब्लिश की गई, कायम की गई, और इसका हेड क्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है, इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है। उसके बाद बात करते हैं सार्क के मेंबर्स की, कौन कौन सी कंट्रीज़ इसके मेंबर्स हैं। तो उसमें पाकिस्तान है, इंडिया है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, मालदीव है और अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान को एंड पे इसलिए लिखा है क्योंकि अफ़गानिस्तान पहले जो 7 कंट्रीज़ थी इसके मेंबर्स, उसके बाद 3 अप्रैल 2007 में अफ़गानिस्तान ने इसको ज्वाइन किया था, इसलिए जो इसके पहले 7 कंट्रीज़ मेंबर थे, उसके बाद 2007 में इसके अफ़गानिस्तान ने कंट्री जब ज्वाइन किया तो उसके 8 मेंबर हो गए थे। तो उसके बाद एनुअल समिट होता है, एनुअल जो सालाना एक मीटिंग होती है जिसमें जो इस कंट्रीज़ के मेंबर्स हैं उनके सब जो हेड हैं वो वहाँ पे मीटिंग करते हैं। एनुअल समिट ये डिफरेंट कंट्रीज़ में होती रहती हैं। ये उस वहाँ पे जो है ना इस कंट्रीज़ के जो हेड है वहाँ पे बैठकर पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करते हैं और उन प्लेसेस को जो है ना वो पॉइंट आउट करते हैं जहाँ पे जो है ना उनकी मदद की ज़रूरत है, और फिर वहाँ पे मदद करते हैं और वहाँ पे हेल्प आउट करते हैं ताकि वेलफेयर के काम को कंटिन्यू कर सकें और जो है ना वो अपना मकसद पूरा कर सकें। उसके बाद बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सार्क। सार्क के प्रिंसिपल्स क्या हैं। डेफिनेटली कोई भी तंजीम बनती है, कोई भी कोई सोसाइटी बनती है, उसके कोई प्रिंसिपल्स होते हैं या कोई शेड्यूल होता है या कुछ कायदे होते हैं जिसके मुताबिक उसको चलाया जाता है। तो देखते हैं उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो सबसे पहले है कंप्लाई विद UN चार्ट। ये UN चार्ट के मुताबिक, UN चार्ट के कानून के मुताबिक इसको जो है रन किया जाएगा, इसको चलाया जाएगा। UN का जो सर्कल है उससे बाहर नहीं आया जाएगा। सेक फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स थ्रू पीस एंड कॉरपोरेशन, जो ठीक है कि ये इसमें यह है कि हम म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करेंगे थ्रू पीस एंड कॉरपोरेशन, अमन और तावन के साथ, बाहमी तावन के साथ, जो बाहमी फ़ायदे हैं उसके लिए काम किया जाएगा। सोवरेन इक्वलिटी, यहाँ पे जो सोवरेनिटी है किसी की बड़ी है, छोटी है, पावरफुल है या जो भी वीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबकी जो सोवरेनिटी है वो इक्वल है।
उसके बाद है नॉन इंटरफेरेंस इन अदर इंटरनल अफेयर्स, जो दूसरों के इंटरनल अफेयर्स हैं उसमें इंटरफेरेंस नहीं की जाएगी। लेकिन इस यहाँ पे आके मैं कुछ कहूँगा कि यहाँ पे आके कुछ हद तक योजना ये सार्क कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, क्योंकि अगर देखा जाए तो इंडिया जो है अफ़गानिस्तान के थ्रू जो है वो पाकिस्तान का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडे कर रहा है। तो मेरा ख़्याल है कि ये कुछ यहाँ पे आके जो सार्क है वो थोड़ा सा जो है ना वो कमज़ोर पड़ता जा रहा है। उसके बाद टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है कि अगर किसी भी कंट्री की टेरिटोरियल इलाका बोलते हैं ना, अगर किसी भी कंट्री का रकबा बड़ा है या छोटा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखें तो इंडिया जो कंट्रीज़ मेंबर हैं इनमें सबसे बड़ा जो इलाका है वो इंडिया का है। तो इसमें ये नहीं होगा कि इंडिया सबसे पावरफुल है, नहीं, इसमें सब जो है ना इंटीग्रिटी जो सब इक्वल होंगे, सब के जो है ना वो जैसे अगर देखें बांग्लादेश छोटा है, इंडिया बड़ा है, तो इसमें सबको इक्वलिटी मिलेगी। सब मेंबर एक ही सेम राइट के डिज़र्व करते हैं, सेम राइट डिज़र्व करते हैं, यानी कि सबको इक्वलिटी दी गई है। इसके बाद चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं। कुछ चैलेंजेस हैं जो सार्क को देखने पड़ रहे हैं, जिनका सामना करना पड़ रहा है डेवलपिंग कंट्रीज़। अगर देखा जाए तो जो भी कंट्रीज़ हैं इसके मेंबर हैं, कोई भी डेवलप्ड कंट्री नहीं है, अंडर डेवलपिंग है, डेवलप हो रही है कंट्री सारी जो है ना। तो उसके लिए जो है ना इसको चैलेंज है कि इसने सबको कोऑपरेट करना है, सबके साथ तावन करना है, सबको जो है ना वो डेवलप्ड बनाने की कोशिश करनी है। उसके बाद पॉवर्टी है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो इंडिया में जैसे पहले हमने जिक्र किया है कि उसका जो इलाका सबसे बड़ा है, तो डेफ़िनेटली जो इलाका बड़ा होगा वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, और जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो वसाइल की कमी की वजह से पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जिसको ख़त्म करना है इसकी जो है ना वो सार्क की ज़िम्मेदारी समझी जाती है, सार्क ने इस पर काम करना है। उसके बाद एक्सट्रीमिज़म है, एक्सट्रीमिज़म बहुत ज़्यादा पाई जाती है जैसे इंडिया में, क्योंकि वो अगर देखा जाए कश्मीर का मामला तो इसको यूएन में भी इसका फ़ैसला लेके गए थे, वहाँ पे भी इसने जो है ना वो कुछ अच्छे इसके नताइज नहीं आए सामने। उसके बाद क्योंकि इंडिया एक एक्सट्रीमिज़म कंट्री बनती जा रही है, मोदीइज़म जिसको बोलते हैं। उसके बाद अफ़गानिस्तान में अगर रिसेंटली देखा जाए तो अफ़गानिस्तान के जो तालिबान है वो एक्सट्रीमिज़म का मुज़ाहरा कर रहे हैं। उसके बाद टेररिज़म इन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इंडिया में, पाकिस्तान में, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने इस पर बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया है। जो है अब जो है ना वो पाकिस्तान में बहुत कम जो है ना टेररिज़म या जो इस तरीके से के जो वाक़यात हैं मिलते हैं। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट है, नो डाउट पाकिस्तान में, इंडिया में, भूटान, मालदीव, बांग्लादेश और सारे कंट्रीज उसके मेंबर्स हैं, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। तो इसको सार्क ने इस पे जो सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट भी है कि इसको भी ख़त्म करना है, इस पर भी काम करना है और कर भी रही है। तो इंशाल्लाह उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह मज़ीद जो है ना इस पर काम करके अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेशो है इसको कम करेगा। तो उसके बाद कुछ सजेशन है मेरी तरफ से इस सार्क को, क्योंकि हर चीज़ लिखने के बाद, पढ़ने के बाद कोई ना कोई सजेशन ज़रूर होती है। जिस तरह मैं देना चाहूँगा कि सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स पीसफुली, जो इन कंट्रीज़ के आपस में प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि ये इनका जो इस सार्क है, इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का मकसद ही ये था कि म्यूचुअल कोऑपरेशन हो, पीसफुली हो, कि अमन के साथ एक दूसरे का जो है तावन किया जा सके। अगर देखा जाए तो कश्मीर, इंडिया जो पाकिस्तान का जो मामला है कश्मीर की वजह से है, तो इसको चाहिए कि कश्मीर और पाकिस्तान और इंडिया का जो मामला है कश्मीर के हवाले से, इसको पीसफुली सॉल्व किया जाए। इंक्रीज़ देयर ट्रेड रेशो, जो ट्रेडिंग रेशो जो है इसकी जो है ना बढ़ाई जाए। अगर देखा जाए तो इंडिया सबसे बड़ी कंट्री है और पाकिस्तान इसका हमसाया मुल्क है, तो इसको चाहिए कि ट्रेडिंग रेशो जो है ना वो पहले तो अच्छे ताल्लुकात कायम करवाए इंडिया के पाकिस्तान के साथ, और इसको ट्रेडिंग रेशो जो है वो बढ़ा दी जाए। तो आई होप सो कि बहुत सी जो है ना इकनॉमिकली पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया भी जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होता जा रही है, हो जाएगा। ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ बल्कि इंडिया जो है ना सब इन कंट्रीज़ के साथ अगर ट्रेडिंग रेशो को बढ़ा दे तो मेरा ख्याल है कि सबसे जो है ना सब कंट्रीज़ में खुशहाली आ जाएगी, जो पावर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो है वो कम हो जाएगी और जो है ना वहाँ पे खुशहाली आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये सार्क की ज़िम्मेदारी है कि जो है ना वो इंडिया को एग्री करें।
और फोकस ऑन टेक्नोलॉजी। नो डाउट जिस कौम ने भी आज तक तरक्की की है, यूरोप देख लें, यूएस, यूके, जो भी कंट्रीज़ हैं इनको देख लें, इन्होंने सबसे पहले टेक्नोलॉजी में तरक्की की है, क्योंकि आजकल मशीन का दौर है, मैकेनिकल का दौर है। तो मैकेनिकल में अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप तब ही तरक्की कर सकते हैं। तो इसमें मेरा ख़्याल है कि इसको सार को ये चाहिए था कि एक इंटरनेशनल लेवल पे एक यूनिवर्सिटी कायम करता, जिसमें जो है ना वो स्टूडेंट इन कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स को, ना सिर्फ इन कंट्रीज़ को बल्कि पूरी दुनिया से आने वाले स्टूडेंट्स को जो है ना टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट बनाता, ताकि वो वापस अपनी कंट्री में जाकर जो है ना वो उनको फैसिलिटेट करे और अपने मुल्क का जो है ना वो अपना नाम रोशन करें। अब रिसेंटली अगर देखा जाए तो इंडिया ने पाकिस्तान को बुलाया है एक समिट के लिए, ताकि कोरोना पर बात करें, देखें उसका रिज़ल्ट क्या निकलते हैं। तो ये थी मुख्तसर शॉर्ट वीडियो सार के मतलब, जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। जज़ाकल्लाह खैरन।